हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। ये कुप्रथा पे प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? सरकारें तो भी चला रहे थे। दुर्भाग्य से कोरोना अगर 14 के पहले आया होता, क्या होता? कोई बच पाता? आप होते या हम होते, कोई बच पाता? क्योंकि सरकार स्वयं भाग गई होती। सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं थी। मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 1977 में एक बीमारी आई थी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस की। 40 वर्ष में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई थी और इस बीमारी से 90% मौत दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के होते, बच्चों की होती थी। आज जब डबल इंजन की सरकार आई, एक साथ मिलकर काम किया, भाइयों बहनों, आज इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अगर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय नहीं बनते, हर घर नल योजना में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, व्यापक अभियान दोनों सरकारें मिलकर के नहीं चलाती, इंसेफ्लाइटिस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना है तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। सरकार पहले चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाभ देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था, लेकिन जो विरोधी थे वे तो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे, वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे। उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती? 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति
उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए सब कुछ, हर एक काम देश के नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही सपना था, यही संकल्प था। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा। और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास तब का जब भगवान राम से का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास है, उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है, और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वह देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है, और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने जिन श्रमिकों के हितों की आवाज पहली बार बाबा साहब ने उठाई थी, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। थोड़ा जाकर के देखिए आप भी। मैं कहूंगा एक बार अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करिए, श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और कैसा विद्यालय उनके लिए बन रहा है। पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट उनके सामने फेल है।
एक बार जाकर के देखिए, वहां उन बच्चों की आवाज को सुनिए, थोड़ा वहां देखिए। वहां पे असीम अरुण जी के नेतृत्व में आश्रम पद्धति के विद्यालय भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, अभ्युदय कोचिंग के संस्थान जिस रूप में चल रहे हैं, आज अधिक से अधिक हमारा दलित बंधु और अब बच्चा जब कंपटीशन में पास करते हुए उस परीक्षा को पास करके हुए आता है और फिर कहता कि मैंने अभ्युदय से कोचिंग लेकर के मैं इस परीक्षा को पास किया हूं, लगता है कि देखिए इसका यह अधिकार होना चाहिए था जिसको पहले वंचित किया जाता था। भाइयों बहनों, ये एक सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। आज एक कार्यक्रम केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, यहां पे तो डॉक्टर लालजी प्रसाद जी यहां पे एक कार्यक्रम 31-32 वर्षों से करते रहे हैं, तो हम लोग इसी को सरकारी कार्यक्रम के साथ बना लेते हैं। लेकिन हर जनपद में सरकार का जियो जारी हुआ है, हर आयोजन, हर संस्थान में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर एक सरकारी कार्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि छुट्टी नहीं, और महापुरुषों की तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो। उनके संकल्प क्या थे, उनकी प्रेरणा क्या थी? उनकी प्रेरणा हमारा संकल्प बनना चाहिए और उसी संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इन कार्यक्रमों को प्रदेश भर में कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उपराष्ट्रपति जी भी, हमारी तमाम केंद्रीय मंत्रीगण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकले थे। संसद में अलग से कार्यक्रम हो रहा है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि एक महामानव थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उस महामानव ने देश और समाज के लिए जो काम किया है वह आज भी हम सब की प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम सबको मिलकर के अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। जो विभाजन करने वाली ताकतें हैं, बांटने वाली ताकतें, उनसे सावधान होना होगा और हमें मिलकर के बाबा साहब के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर हर दलित के लिए, हर वंचित के लिए, हर गरीब के लिए, हर कमजोर के लिए, हर दबी हुई आवाज को आवाज देने के लिए हमेशा आगे काम करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार हमेशा आपके साथ में है। और मैं लालजी प्रसाद जी को बोलूंगा कि वे भी यहां पर हैं और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी भी यहां पर भी हैं और असीम अरुण जी भी हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, तीनों का दायित्व बनता है कि जो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने जा रहे हैं, उनका स्मारक का एक केंद्र बनाने जा रहे हैं। अभी से तैयारी करिए कि अगले आने वाले समय के कार्यक्रम हमारे वहां बने, वहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार दर्शन पर शोध करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था प्रारंभ हो। वहां पे कुछ अच्छे कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्यक्रम को हम वहां पर स्थापित कर सके। ये कार्यक्रम वहां पे होते, वहां पे अब उसका केंद्र बिंदु वहां पे हमें बनाने की तैयारी भी करनी चाहिए, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी और प्रभावी ढंग से हम आगे कार्य कर सकेंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उन्होंने एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है। आने वाले समय में ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज ये परिस्थिति हम सबको बताती हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस और इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो एक मूल्य है, जो उन्होंने संविधान को लेकर काम किया, उसकी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और कहा कि हर दलित, वंचित, पिछड़े को लाभ मिले, सभी को मकान देने का काम
किस तरह से सरकार ने किया है, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विजन है उनको आगे लेकर चलने का काम इस सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, और आगे भी हम उनके काम को, उनकी सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे।